बेटा, इस बूढ़े बाप को माफ कर दे। बहू, रानी हंसी। बहू, हमसे गलती हो गई, भगवान के लिए हमें माफ कर दो। चेयरमैन साहब और उनकी पत्नी दोनों घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे, और वो भी एक पर्यटन स्थल संगीत के बीचों बीच, एक पुराने ठेले के सामने। ठेले पर भुट्टे और मैगी से भाप संगीत उठ रही थी, और गाल ठंड से लाल हुआ एक बच्चा अपनी मां के सामने रखी कुर्सी पर बैठा था। 1 साल पहले सास ने अपनी बहू से कुछ यूं कहा था, तूने मेरे बेटे को मार डाला, इसी वक्त दफा हो जा यहां से। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों चेयरमैन साहब और उनकी पत्नी अपनी निकाली हुई बहू के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहे थे? कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। हम वहां आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीष भेजेंगे। तो चलिए उस दिल दहला देने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। बात 8 साल पहले की है। दिल्ली के एक बड़े विश्वविद्यालय की फिल्म स्टडीज की क्लास थी। आरोही की मुलाकात वहां एक लड़के से हुई। वो देश के सबसे बड़े व्यापारिक घराने का इकलौता बेटा रोहन था। लेकिन आरोही को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतने बड़े घराने का चिराग है। रोहन रहता ही इतना सादा था। पुरानी जीन्स, स्पोर्ट्स शूज और हाथ में हमेशा फिल्म की स्क्रिप्ट लिए घूमने वाला एक नौजवान। मैं एक दिन फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, ऐसी फिल्में जो लोगों के दिलों को छू जाएं, रोहन अक्सर यही कहता था। उसकी आंखों में जो चमक थी, उसे देखकर आरोही अपना दिल हार बैठी। एक जाने माने वकील की बेटी और एक अरबपति घराने का बेटा, बाहर से देखने पर यह एक आदर्श जोड़ी थी। लेकिन उन दोनों ने इन सब बातों की परवाह किए बिना सिर्फ एक दूसरे के दिलों को देखकर प्यार किया था। और इस तरह कॉलेज के बाद दोनों ने शादी कर ली। चेयरमैन साहब और उनकी पत्नी ने भी अपनी बहू का दिल खोलकर स्वागत किया। एक बड़े वकील की बेटी होना तो उन्हें पसंद था ही, पर उससे भी ज्यादा उन्हें आरोही का नरम और स्नेही स्वभाव भा गया था। मांझी, लाइए मैं कर देती हूं। आरोही अपनी सास को कोई भारी चीज उठाते देखती तो फौरन दौड़कर ले लेती। चेयरमैन साहब के जूते गंदे होते तो वो चुपके से उन्हें साफ कर देती। ऐसी बहू को सास भी अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती थी। जब उनका पहला बच्चा हुआ तो चेयरमैन साहब अस्पताल के गलियारे में खुशी से रो पड़े थे। ये मेरा खून है, मेरे खानदान का वारिस। उस वक्त तक ऐसा लगता था कि इस परिवार पर कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। ठीक उसी समय की बात है। चेयरमैन साहब का एक छोटा भाई भी था जो ग्रुप का वाइस चेयरमैन था। 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो हमेशा अपने बड़े भाई की परछाई में ही जीता आया था। बचपन से ही वाइस चेयरमैन अपने भाई से पीछे रहा। पढ़ाई में भी भाई आगे था और पिता का प्यार भी भाई को ही ज्यादा मिला। ग्रुप की बागडोर भी जाहिर तौर पर बड़े भाई को ही मिली। मैं जिंदगी भर दूसरे नंबर पर ही रहा, हमेशा के लिए। वाइस चेयरमैन जब भी शराब पीता यही बात दोहराता। उसके सीने में आग लगती थी। एक ही खून होने के बावजूद सिर्फ उसे ही क्यों पीछे रहना पड़ा, ये मलाल दशकों से उसके दिल में एक जख्म की तरह रिस रहा था। वाइस चेयरमैन का भी एक बेटा था, विक्रांत। वो एक नामी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया था और ग्रुप में प्रेसिडेंट के पद पर था। वाइस चेयरमैन ने अपनी सारी उम्मीदें इसी बेटे पर लगा रखी थीं। विक्रांत बेटा, तुम्हें अलग बनना होगा। अपने बाप की तरह जिंदगी भर दूसरे नंबर पर मत रहना। पापा, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। रोहन ताऊजी का बेटा है तो जाहिर है। क्या जाहिर है? वाइस चेयरमैन गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। वो रोहन, वो तो फिल्म डायरेक्टर बनने के सपने देखता है, उसे कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर तुम क्यों पीछे हटो? पापा की एक ही ख्वाहिश है बेटा, मेरा अधूरा सपना तुम पूरा करो। विक्रांत कुछ जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसने अपने पिता की आंखों में आंसू देख लिए थे। जिंदगी भर दूसरे नंबर पर रहने वाले एक आदमी का सारा दर्द उन आंसुओं में साफ झलक रहा था। लेकिन उस समय तक विक्रांत का मन नहीं बदला था, क्योंकि उसका अपने चचेरे भाई रोहन के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। मगर किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। कौन जानता था कि वाइस चेयरमैन की यही महत्वाकांक्षा एक ऐसा बीज बोएगी जो पूरे परिवार को एक भयानक त्रासदी में झोंक देगी। उस जमाने में चचेरे भाई विक्रांत और रोहन में बहुत अच्छी दोस्ती थी। भाई, कंपनी के काम में ज्यादा तनाव मत लो, चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। अरे तू अपनी चिंता कर, अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट ठीक से लिख, बाद में तेरा भाई ही पैसा लगाएगा। सच में? बात से मुकरना मत। हाँ बाबा हाँ, बस हीरो मुझे ही बनाना।
हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ल पर तो साइड रोल भी मुश्किल है। चल बदमाश। दोनों हंसते हुए एक दूसरे के कंधे पर धौल जमाते थे। विक्रांत सच में यही मानता था कि कंपनी की बागडोर रोहन को ही मिलनी चाहिए। आखिरकार वो ताऊजी यानी चेयरमैन साहब का बेटा था। वो खुद को बस उसका सहायक समझता था। रोहन को भी अपने भाई पर पूरा भरोसा था। भाई, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं। मैं फिल्म लाइन में जाऊंगा, तुम कंपनी संभालना। क्या बात कर रहा है? कंपनी तो तुझे ही संभालनी है। ताऊजी क्या कहेंगे? पापा को मैं मना लूंगा, तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। इस तरह एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालना भी उनके लिए एक मजाक जैसा था, क्योंकि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा स्नेह था। आरोही भी अपने इस जेठ को बहुत पसंद करती थी। हर त्योहार पर वो बच्चों को खूब सारे पैसे देता और आरोही से भी हमेशा अदब से बात करता था। भाभी, रोहन का ध्यान रखना। वो लड़का दिन रात बस फिल्मों की बातें करता है, आप परेशान हो जाती होंगी। नहीं भैया, वही तो रोहन का अंदाजा है। हाँ हाँ भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इस परिवार के भीतर त्रासदी का बीज पनप रहा है। खुशियां अक्सर यूं ही अचानक टूट जाया करती हैं। इसके कुछ ही समय बाद वाइस चेयरमैन के बीमार पड़ने की खबर आई। इस खबर ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। अस्पताल के आई C.U के बाहर विक्रांत का चेहरा सफेद पड़ चुका था। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। लिवर सिरोसिस काफी बढ़ चुका है, लगता है बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। विक्रांत जानता था उसके पिता हर रात शराब पीते थे। अपने बड़े भाई चेयरमैन साहब के प्रति अपनी भड़ास वो शराब में ही डुबोते थे। कुछ दिनों बाद वाइस चेयरमैन को होश तो आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे। आंखें अंदर धंस गई थीं और गाल पिचक गए थे। बिस्तर पर पड़े पिता को देखकर विक्रांत की आंखें भर आईं। पापा। विक्रांत बेटा, पास आओ। वाइस चेयरमैन ने कांपते हुए हाथ से बेटे का हाथ पकड़ा। वो हाथ कितना ठंडा था। लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये बाप जानता है, इसलिए एक आखिरी इच्छा है। वाइस चेयरमैन की आंखों से आंसू बह निकले। ये उस आदमी के आखिरी आंसू थे जो जिंदगी भर दूसरे नंबर पर जिया था। मेरा अधूरा सपना तुम पूरा करना, चेयरमैन बनना। विक्रांत, इस बाप की आखिरी इच्छा है। विक्रांत कुछ नहीं कह सका। वो बस अपने पिता का हाथ कसकर पकड़े चुपचाप आंसू बहाता रहा। उसी पल कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। वो चेयरमैन साहब थे। उन्होंने अपने भाई की आखिरी इच्छा सुन ली थी। चेयरमैन साहब का चेहरा सख्त हो गया। मनोज, तुम अंदर ही अंदर इतने घुटन में थे। चेयरमैन साहब अपने भाई के लिए अफसोस और एक कड़वाहट भरे भाव के साथ वहां से लौट गए। उसी दौरान चेयरमैन साहब अपने बेटे रोहन को कंपनी का काम सौंपने की सोच रहे थे। छोटे भाई की हालत देखकर वो उत्तराधिकार का मामला साफ कर देना चाहते थे। एक शाम चेयरमैन साहब ने बेटे को अपने स्टडी रूम में बुलाया। रोहन, बैठो। जी पापा। रोहन सोफे पर बैठा तो चेयरमैन साहब ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जानते हो? जी, मैं मिलकर आया था, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अगली बोर्ड मीटिंग में तुम्हें वाइस चेयरमैन बना दिया जाए। रोहन का चेहरा उतर गया। उसने हाथ में पकड़ा चाय का कप मेज पर रख दिया। पापा, मैं जानता हूं तुम फिल्में बनाना चाहते हो, लेकिन यह सही वक्त नहीं है। पापा, मेरा सपना फिल्म डायरेक्टर बनना है। कंपनी विक्रांत भाई मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह संभाल सकते हैं। विक्रांत, चेयरमैन साहब की भौहें तन गईं। वो मेरा खून नहीं है, ये विरासत तुम्हें ही संभालनी है। पापा, खून से क्या फर्क पड़ता है? विक्रांत भाई काबिल हैं और कंपनी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। रोहन, चेयरमैन साहब की आवाज ऊंची हो गई। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा ने जिंदगी भर क्या झेला है? दूसरे नंबर का आदमी, हमेशा अपने भाई से पीछे रहा। उसी गम में उसने शराब पी पीकर अपना शरीर खत्म कर लिया, और अब मैं अपनी जगह एक भतीजे को क्यों दूं? तुम मेरे बेटे हो, यह ग्रुप तुम्हें ही संभालना है, यही दस्तूर है। रोहन चुप हो गया। पिता की आंखों में जो जिद थी उसे देखकर लगा कि अब कुछ भी कहना बेकार है। उस रात रोहन ने आह भरकर आरोही से कहा, आरोही, मैं क्या करूं? पापा ने फिर से कंपनी की बात की। हाँ, इस बार तो वाइस चेयरमैन बनाने पर अड़े हैं। आरोही ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। आपका सपना तो फिल्म बनाना है ना? आप उनसे साफ साफ बात क्यों नहीं करते? बात करने का कोई फायदा नहीं।
पापा बस खून और वारिस की बात करते हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि विक्रांत भाई कितनी मेहनत करते हैं। मुझे भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो इस पद के ज्यादा हकदार हैं। रोहन ये कहते हुए खिड़की के बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। ठीक उसी समय विक्रांत अस्पताल से लौटकर अकेला शराब पी रहा था। पिता की आखिरी इच्छा उसके दिमाग में गूंज रही थी। चेयरमैन बनना विक्रांत, इस बाप की आखिरी इच्छा है। विक्रांत ने एक ही घूंट में जाम खाली कर दिया और एक गहरी सांस ली। उसका मन बहुत बेचैन था। पापा, मैं इस लायक नहीं हूं। वो सच में यही सोचता था। चचेरा भाई रोहन चेयरमैन साहब का बेटा है तो जाहिर है कि वही वारिस होगा। वो तो बस उसकी मदद करेगा। लेकिन पिता के आंसू बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। जिंदगी भर दूसरे नंबर पर रहने का गम ही बीमारी बनकर उसके पिता को निगल गया था। क्या मैं भी पापा की तरह बनूंगा? विक्रांत ने एक और जाम भरा। तभी फोन की घंटी बजी। रोहन था। भाई, मैं हूं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस घर पर हूं। भाई, कल टाइम है, साथ में लंच करते हैं, कुछ बात भी करनी है। ठीक है, मिलते हैं। फोन रखकर विक्रांत गुमसुम छत को घूरने लगा। पिता के प्रति अपराध बोध और भाई के प्रति स्नेह के बीच उसका दिल फटा जा रहा था। लेकिन उस समय तक भी विक्रांत अपने भाई के साथ था। उसने पिता की आखिरी इच्छा को दिल में दफनाने का फैसला कर लिया था। मगर किस्मत बड़ी बेरहम होती है। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने विक्रांत के मन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। ये चेयरमैन साहब और रोहन के बीच की एक बातचीत थी जिसे उसने छिपकर सुन लिया था। कुछ दिनों बाद विक्रांत चेयरमैन साहब के घर गया। चचेरे भाई रोहन के साथ उसका डिनर का प्लान था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसे स्टडी रूम की तरफ से आवाजें सुनाई दी। चेयरमैन साहब और रोहन की आवाजें। विक्रांत नमस्ते करने के लिए स्टडी रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। रोहन, विक्रांत की बात दोबारा मत करना। यह चेयरमैन साहब की सख्त आवाज थी। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? विक्रांत भाई तो चुप। मैंने कहा ना, वो नहीं। विक्रांत के कदम वहीं रुक गए। उसने सांस रोककर कान लगा दिए। विक्रांत तुम्हारे चाचा का बेटा है। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा जिंदगी भर क्या कहते रहे? कि मैं उनकी जगह हड़पना चाहता हूं, हमेशा मौके की तलाश में रहता हूं। पापा, वो तो चाचा की सोच थी। विक्रांत भाई, खून का असर कहीं नहीं जाता। बाप जैसा बेटा वैसा। ऊपर से सीधा दिखता है पर अंदर का कोई भरोसा नहीं। विक्रांत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। ताऊजी मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? चेयरमैन साहब की बात जारी रही। इसीलिए यह जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। विक्रांत को कोई मौका नहीं देना है, समझे? पापा, विक्रांत भाई ऐसे इंसान नहीं है। बस अब और कुछ नहीं सुनना। उसी पल विक्रांत पीछे मुड़ गया। चुपचाप बिना किसी को बताए वो दरवाजे से बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिमाग अड़सुन्न हो गया था। विक्रांत बस चलता रहा। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है, बस चलता गया। उसके कानों में चेयरमैन साहब के शब्द गूंज रहे थे। बाप जैसा बेटा वैसा। ऊपर से सीधा दिखता है पर अंदर का कोई भरोसा नहीं। विक्रांत ने दांत भींच लिए। उसकी आंखें जलने लगीं। मैंने क्या किया? मैंने कब उनकी जगह पर नजर डाली? उसने पूरी ईमानदारी से कंपनी के लिए काम किया था। रात रात भर जागकर, वीकेंड पर भी आकर काम करता, पर कभी शिकायत नहीं की। उसने सोचा था कि चचेरा भाई रोहन अपने फिल्म डायरेक्टर बनने के सपने पूरे कर सके, इसीलिए वो उसकी जगह भी मेहनत करेगा। लेकिन ताऊजी उसके सारे किए धरे को किसी और ही नजर से देख रहे थे। मौके की तलाश में रहता हूं मैं। गुस्सा उसके अंदर उबलने लगा और साथ ही एक गहरे धोखे का एहसास उसके दिल को चीर रहा था। तभी उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। बिस्तर पर कांपते हाथों से अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए उनका चेहरा। जिंदगी भर दूसरे नंबर पर रहने का दर्द बीमारी बनकर उन्हें खा गया था। क्या पापा भी ऐसा ही महसूस करते थे? विक्रांत ने मुट्ठियां भींच लीं। हां, पापा सही थे। इन लोगों ने हम पर कभी भरोसा किया ही नहीं। उसके दिल के किसी कोने से कुछ टूटने की आवाज आई। ये ताऊजी और भाई पर उसके भरोसे के टूटने की आवाज थी जो चकनाचूर हो गया था। उस रात विक्रांत अपने पिता के कमरे में गया। वॉइस चेयरमैन जागे हुए थे। बेटे का चेहरा देखकर उन्होंने कुछ भांप लिया। विक्रांत, क्या हुआ? पापा। विक्रांत ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया।
उसका हाथ कांप रहा था। पापा, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। क्या क्या कह रहे हो? चेयरमैन की कुर्सी मैं हासिल करूंगा। वाइस चेयरमैन की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। विक्रांत, सच में? हां, अब मुझे समझ आ गया है कि आप ये क्यों चाहते थे। विक्रांत की आंखों की चमक बदल चुकी थी। उस सीधी सादी आंखों में अब एक अंधेरी आग जलने लगी थी। वाइस चेयरमैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। विक्रांत, शुक्रिया बेटा, इस बाप की। पापा, आप ज्यादा मत बोलिए, आराम कीजिए। हां, मेरा बेटा। वाइस चेयरमैन ने यह कहते हुए आंखें बंद कर लीं। बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर सुकून था। विक्रांत कुछ देर तक सोते हुए पिता को देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये करके रहूंगा। कमरे से बाहर निकलते वक्त विक्रांत की नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। कुछ दिन पहले तक जो आंखें अपने चचेरे भाई के लिए प्यार से भरी थीं, अब वो ठंडी और पथरीली हो चुकी थीं। उस रात विक्रांत घर लौटकर अकेला सोच में डूबा रहा। रोहन को वाइस चेयरमैन बना रहे हैं, मुझे ये रोकना होगा, लेकिन कैसे? ये तो ताऊ जी का फैसला है। विक्रांत ने अपना माथा पकड़ लिया। उसका दिमाग उलझ गया था। अगर रोहन? नहीं, वो नहीं, वो राकिसी। उसने सिर झटक दिया। धोखे का गुस्सा चाहे कितना भी हो, वो अपने भाई को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता था। बस उसे वाइस चेयरमैन बनने से रोकना है। अगर वक्त मिल गया तो कोई रास्ता निकल ही आएगा। विक्रांत ने खुद को इसी तरह समझाया। अभी तक वो उस हद को पार करने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन किस्मत उसे धीरे धीरे एक गहरे अंधेरे की तरफ धकेल रही थी। उधर इन सबसे बेखबर रोहन और आरोही एक शांत रात गुजार रहे थे। सुनिए, आज बड़े बेटे को प्ले स्कूल में प्राइज मिला है। सच में? वाह, मेरा बेटा तो कमाल का है। किस चीज में मिला? ड्राइंग में। लगता है पापा पर गया है, आर्ट में हुनर है। रोहन खिलखिलाकर हंस पड़ा। हां, बड़ा होकर पापा के साथ फिल्म बनाएगा। आरोही भी साथ में हंस दी। दोनों सोते हुए बच्चों को देखकर प्यार से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये शांति जल्द ही बिखरने वाली है। कुछ दिनों बाद चेयरमैन साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग रूम में जमा हुए एग्जीक्यूटिव्स के सामने चेयरमैन साहब ने भारी आवाज में कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, वाइस चेयरमैन साहब सेहत की वजह से कुछ समय तक काम नहीं देख पाएंगे। सबने सिर हिलाया। इसलिए अगले हफ्ते एक अस्थायी बोर्ड मीटिंग बुलाकर नए वाइस चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। मीटिंग रूम में एक सरसराहट फैल गई। सबकी नजरें एक ही शख्स पर जाकर टिक गईं, रोहन। चेयरमैन साहब ने बात आगे बढ़ाई। मैं अपने बेटे रोहन का नाम वाइस चेयरमैन पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। किसी को कोई आपत्ति? किसी ने जवाब नहीं दिया। भला कौन आपत्ति करता? आखिर वो चेयरमैन साहब का इकलौता बेटा था। ठीक है, तो अगले हफ्ते की मीटिंग में इस पर औपचारिक मुहर लगा दी जाएगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब एक एक करके बाहर जाने लगे। रोहन ने चेयरमैन साहब के पास जाकर धीरे से कहा, पापा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तैयारी काम करते करते होती है। वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर सब सीख जाओगे। लेकिन विक्रांत भाई, उस बारे में बात बंद करो। चेयरमैन साहब की आवाज सख्त थी। रोहन आगे कुछ नहीं कह सका। यह सारा नजारा मीटिंग रूम के एक कोने से विक्रांत देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी और बेजान थीं। अगले हफ्ते अस्थाई बोर्ड मीटिंग। विक्रांत चुपचाप मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। गलियारे में चलते हुए वो सोच में डूब गया। एक हफ्ते के अंदर मुझे कुछ करना होगा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उस रात विक्रांत अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। मेज पर बोर्ड मीटिंग से जुड़े कागजात पड़े थे। वो उन कागजों को घूर रहा था। अगर रोहन वाइस चेयरमैन बन गया तो अगला चेयरमैन भी वही बनेगा, और मैं जिंदगी भर के लिए दूसरे नंबर पर रह जाऊंगा, पापा की तरह। जैसे उसके पिता जिंदगी भर अपने बड़े भाई से पीछे रहे, वैसे ही वो अपने चचेरे भाई से पीछे रह जाएगा। विक्रांत ने दांत भींच लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर बोर्ड मीटिंग वाले दिन रोहन पहुंच ही न पाए तो वाइस चेयरमैन का चुनाव टल जाएगा और मुझे वक्त मिल जाएगा। विक्रांत की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने फौरन सिर झटक दिया। नहीं, मैं अपने भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस थोड़ी देर के लिए उसे आने से रोकना है। वो खुद से यही कह रहा था,
वो हद पार नहीं करेगा, भाई को चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक बार जो मन भटक जाए वो और भी अंधेरी गलियों की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दिनों बाद विक्रांत ने एक योजना बनाई। बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले वो रोहन को एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर शहर से बाहर बुलाएगा। वहां वो रोहन की कार में कोई मामूली सी खराबी पैदा कर देगा ताकि वो मीटिंग में देर से पहुंचे। बस देर करवानी है तो चुनाव टल जाएगा, उस बीच में कोई और रास्ता सोच लूंगा। विक्रांत खुद को इसी तरह मना रहा था, लेकिन एक मुश्किल थी। रोहन को बाहर बुलाने के लिए कोई ठोस वजह चाहिए थी। बिना वजह बुलाने पर वो शक कर सकता था। सोचते सोचते विक्रांत के दिमाग में एक तरीका आया। अगर भाभी को इस्तेमाल किया जाए तो। उसने फौरन सिर झटक दिया। नहीं, भाभी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन यह ख्याल एक बार दिमाग में आ गया तो आसानी से नहीं गया। आखिरकार विक्रांत ने आरोही को इस्तेमाल करने का फैसला किया। योजना यह थी कि बोर्ड मीटिंग वाले दिन सुबह वो आरोही को फोन करके शहर के बाहर एक कैफे में बुलाएगा और रोहन को बताएगा कि उसकी पत्नी किसी मुसीबत में वहां फंसी है। रोहन भाभी को फोन करेगा। भाभी बताएगी कि वो कैफे में है और रोहन भागा भागा आएगा। विक्रांत ने हिसाब लगा लिया था। शहर के बाहर उस कैफे तक आने जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। उस बीच मीटिंग शुरू हो जाएगी और रोहन नहीं पहुंच पाएगा। मैं उसे मार नहीं रहा, नहीं चोट पहुंचा रहा हूं, बस देर करवा रहा हूं। विक्रांत खुद से बार बार यही कह रहा था। वो अपने अपराध बोध को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत उसकी योजना के मुताबिक नहीं चलने वाली थी। उस रात विक्रांत सो नहीं पाया। वो छत को घूरता रहा, करवटें बदलता रहा और आखिरकार उठकर खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या मैं ये सही कर रहा हूं? अचानक उसे बचपन याद आ गया। त्योहारों पर रोहन के साथ खेलना कूदना, अपने सपनों के बारे में बात करते हुए रातें गुजार देना, रोहन का उसे भाई कहकर पुकारना। भाई, मैं बड़ा होकर फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। ठीक है, तो तेरा भाई तेरी फिल्म में पैसा लगाएगा। पक्का वादा रहा। वो मासूमियत भरे दिन उसकी आंखों के सामने तैर गए। विक्रांत ने जोर से आंखें बंद कर लीं। माफ करना रोहन, लेकिन मैं पापा की तरह नहीं जी सकता। उसके दिल में जमीर और लालच के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी और आखिरकार लालच जीत गया। 1 हफ्ते बाद बोर्ड मीटिंग का दिन आ गया। विक्रांत ने कांपते हाथों से फोन उठाया। आरोही का नंबर डायल करते हुए उसने किस्मत का वो पहला कदम बढ़ाया जो उसे नहीं बढ़ाना चाहिए था। उसे क्या पता था कि यही सारी त्रासदी की शुरुआत होने वाली है। बोर्ड मीटिंग वाले दिन की सुबह थी। विक्रांत ने कांपते हाथों से आरोही को फोन किया। हेलो भैया, आरोही की खुशमिजाज आवाज सुनाई दी। विक्रांत ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी मैं हूं, एक जरूरी काम था। जी बताइए। आज शहर के बाहर एक कैफे में मेरी एक जरूरी मीटिंग है। क्लाइंट की पत्नी भी आ रही है। मैं अकेले उन्हें संभाल नहीं पाऊंगा। क्या आप थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं? मैं? अचानक? हाँ, माफ करना, अचानक ही कहना पड़ रहा है, लेकिन आपके सिवा कोई और है भी नहीं जिससे मैं ये कह सकूं। आरोही कुछ पल के लिए हिचकिचाई। आज बच्चों के स्कूल में फंक्शन था, लेकिन वो जेठ की बात टाल नहीं सकी। ठीक है भैया, आप पता भेज दीजिए। शुक्रिया भाभी, आपने बहुत बड़ी मदद की। फोन रखकर विक्रांत ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। अब शुरू होगा। 1 घंटे बाद आरोही शहर के बाहर उस कैफे में पहुंच गई। वो सुनसान हाईवे पर एक अलग थलग जगह थी। भैया कहाँ हैं? आरोही ने अंदर देखा, लेकिन विक्रांत कहीं नजर नहीं आया। उसने फोन किया। भैया मैं पहुंच गई हूं, आप कहाँ हैं? भाभी माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। आप बस थोड़ी देर वहां इंतजार कीजिए। जी ठीक है। आरोही ने हैरानी से सिर हिलाते हुए एक कुर्सी पर बैठ गई। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी वक्त विक्रांत ने रोहन को फोन किया। रोहन मैं हूं। हाँ भाई बोलो। रोहन की आवाज हमेशा की तरह खुशमिजाज थी। विक्रांत ने घूंट निगलते हुए कहा, तेरी बोर्ड मीटिंग कितने बजे है? 2 बजे। क्यों? वो आरोही भाभी अभी शहर के बाहर एक कैफे में है। आरोही वहां क्यों? मुझे ठीक से नहीं पता। अभी फोन आया था, आवाज कुछ अजीब लग रही थी। लग रहा है कोई बात है। रोहन की आवाज में घबराहट आ गई। क्या आरोही को कुछ हुआ है? पता नहीं, तुम फोन करके पूछ लो। मुझे थोड़ी चिंता हुई इसलिए बता दिया। ठीक है भाई, शुक्रिया। रोहन ने फोन रखते ही
आरोही को फोन लगाया। आरोही, कहाँ हो? मैं तो शहर के बाहर कैफे में हूं। भैया की मीटिंग में मदद करने आई थी, पर वो अभी तक आए नहीं। भैया की? लेकिन भाई तो कह रहा था कि तुम्हारी आवाज। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। रोहन को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन पत्नी का अकेली सुनसान जगह पर होना उसे परेशान कर रहा था। वो जगह कहाँ है? पता भेजो। मैं आ रहा हूं। क्यों? आज तो आपकी मीटिंग है। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम पता भेजो। रोहन ने फोन काटा और फौरन कार में बैठ गया। नेविगेशन में पता डाला तो दिखा कि हाईवे से 1 घंटे का रास्ता है। कुछ तो अजीब है, लेकिन पहले वहां पहुंचना होगा। रोहन ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया। इसके बाद जो हुआ वो एक हादसा था। रोहन पत्नी की चिंता में गाड़ी तेज चला रहा था। हाईवे सुनसान था और रोहन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। तभी एक मोड़ आया। सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। रोहन ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन कार का संतुलन बिगड़ गया और वो बैरियर से टकरा गई। धड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ रोहन की कार सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। उसी पल विक्रांत के फोन पर एक न्यूज अलर्ट आया। ब्रेकिंग न्यूज! हाईवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर की हालत गंभीर। विक्रांत के हाथ से फोन छूट गया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। विक्रांत गलियारे में बेजान सा खड़ा था, जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। उसके हाथ कांप रहे थे और पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। मैंने ये नहीं चाहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज को होश नहीं आया। उसी पल गलियारे के दूसरे छोर से एक चीख सुनाई दी। नहीं, वो आरोही थी। कैफे से खबर मिलते ही वो भागी भागी आई थी। आरोही वहीं जमीन पर ढह गई। रोहन, उठो, प्लीज उठो। आरोही की सिसकियां पूरे गलियारे में गूंज रही थीं। विक्रांत ये नजारा नहीं देख पा रहा था। उसने मुंह फेर कर दांत भींच लिए। ये मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तभी विक्रांत के दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर मैं पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिता की आखिरी इच्छा, चेयरमैन की कुर्सी और उसका अपना भविष्य। अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ राख हो जाएगा। विक्रांत ने अपनी कांपती मुट्ठियां भींच लीं और उसने शैतान की आवाज सुनी। अगर मैं कह दूं कि आरोही भाभी ने रोहन को बुलाया था तो? ये एक भयानक ख्याल था, लेकिन एक बार जो ये ख्याल दिमाग में आया वो बढ़ता ही गया। उस रात चेयरमैन साहब के घर पर पूरा परिवार जमा था। सास की आंखें सूजकर लाल हो गई थीं और वो सोफे पर गुमसुम बैठी थीं। चेयरमैन साहब का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। तभी विक्रांत ने बोलना शुरू किया, ताई जी, मुझे कुछ कहना है। क्या? चेयरमैन साहब की आवाज में दरार थी। क्या आप जानते हैं कि रोहन उस हाईवे पर क्यों गया था? आरोही भाभी ने उसे बुलाया था वहां आने के लिए। पल भर के लिए चेयरमैन साहब की आंखें चमक उठीं। सास ने भी सिर उठाकर देखा। क्या कह रहे हो? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन भाभी वहां थीं और उन्होंने ही रोहन को फोन करके बुलाया था। यह सच है। विक्रांत की आवाज सपाट थी, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। उसी पल से आरोही की तरफ शक की सुई घूम गई। कुछ दिनों बाद रोहन का अंतिम संस्कार हुआ। आरोही मातम के कपड़ों में तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने पलक झपकते ही अपना प्यार करने वाला पति खो दिया था। उसका दर्द भला कौन समझ सकता था, लेकिन ससुराल वालों की नजरें ठंडी और बेरुखड़ी थीं। अंतिम संस्कार के बाद चेयरमैन साहब ने आरोही को स्टडी रूम में बुलाया। बैठो। चेयरमैन साहब की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। आरोही धीरे से सोफे पर बैठ गई। पिताजी, मैं उस दिन। चेयरमैन साहब ने उसकी बात काट दी। उस दिन तुम उस कैफे में क्या कर रही थी? जी, वो विक्रांत भैया ने मीटिंग में मदद के लिए बुलाया था। विक्रांत ने? हाँ, क्लाइंट की पत्नी। झूठ! सास गुस्से से चिल्लाई। वो न जाने कब स्टडी रूम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थीं। मैंने विक्रांत से पूछा। उस दिन उसकी कोई मीटिंग नहीं थी। जी, ये क्या? आरोही हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। भैया ने ही तो उसे मीटिंग के लिए बुलाया था। सांस तेजी से आगे बढ़ी और उन्होंने आरोही के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक! तूने रोहन को बुलाया था। तूने मेरे बेटे को मार डाला। मां जी, मैं सच कह रही हूं, मुझे कुछ नहीं पता।
चुप। रोहन उस सुनसान जगह पर क्यों जाएगा? क्योंकि तूने उसे बुलाया था। आरोही की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये दुख और बेबसी के आंसू थे। माँ जी, मैं सच कह रही हूं, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि रोहन वहां आने वाला है। बकवास बंद कर। सांस की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। एक मां का गुस्सा और दर्द जो अपने बेटे को खो चुकी थी, अब आरोही पर बरस रहा था। कुछ दिनों बाद इससे भी भयानक घटना घटी। आरोही के पिता जाने माने वकील साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। पापा गिरफ्तार हो गए? किस जुर्म में? आरोही को यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिता ने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया था। रिश्वत लेने के जुर्म में किसी ने शिकायत की है। फोन पर उसकी मां की रोती हुई आवाज आई। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। ये क्या हो रहा है? पापा और रिश्वत, ये नामुमकिन था। वकील साहब का नाम कभी किसी घोटाले में नहीं आया था, बल्कि वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों में से थे। लेकिन सबूत के तौर पर पेश किए गए कागजात इतनी चालाकी से बनाए गए थे कि सब सच लग रहा था। यह साफ था कि किसी ने बहुत सोच समझकर यह जाल बिछाया था, और वो कोई और नहीं, यह जाल बिछाया था विक्रांत था। विक्रांत ने अपने जुर्म को पूरी तरह छिपाने के लिए आरोही के परिवार को भी बर्बाद करने का फैसला किया था। अगर आरोही के पिता जेल चले जाते तो आरोही की बात पर कोई यकीन नहीं करता। मुझे यह करना ही होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। विक्रांत ने कांपते हाथों से रिश्वत के झूठे सबूत तैयार किए। अपने पिता के संपर्कों का इस्तेमाल करके एक झूठा गवाह भी खड़ा कर दिया। आखिरकार वकील साहब को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें सजा सुना दी गई। मैं बेकसूर हूं, यह एक साजिश है। वकील साहब कोर्ट में चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आरोही कोर्ट में पीछे खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। पति को खोने के बाद अब पिता भी जेल जा रहे थे। पापा, पापा। आरोही की चीखें कोर्ट में गूंजती रहीं, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उधर विक्रांत कोर्ट के बाहर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। माफ करना भाभी, लेकिन मुझे भी तो जीना है। विक्रांत मुड़ा और चला गया। उसके पीछे आरोही के रोने की आवाजें धीमी होती जा रही थीं। पति को खोने और पिता को जेल भेजने के बाद आरोही के पास सिर्फ उसके 2 बच्चे बचे थे। एक 5 साल का, दूसरा 2 साल का। मासूम बच्चे जिन्हें अभी कुछ भी नहीं पता था। मम्मी, पापा कब आएंगे? बड़े बेटे ने नन्हे हाथों से आरोही का पल्लू खींचते हुए पूछा। आरोही जवाब नहीं दे सकी, बस आंसू उसके गालों पर बहने लगे। पापा की याद आ रही है। मम्मी, आप क्यों रो रही हो? आपको चोट लगी है? बच्चे की मासूम आंखों ने आरोही का दिल चीर दिया। उसने बच्चे को जोर से गले लगा लिया और बिना आवाज किए रोने लगी। रोहन, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तभी उसकी मां का फोन आया। आरोही बेटा। मां, बेटा, अब मुझसे भी और बर्दाश्त नहीं हो रहा, माफ करना। उसकी मां पिता की गिरफ्तारी के सदमे से बीमार पड़ गई थीं। वो अस्पताल में भर्ती थीं। मां, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आरोही, मैं जानती हूं तुम बहुत मुश्किल में हो, लेकिन मुझसे मिलने मत आना, तुम्हारे ससुराल वाले। यह सुनकर आरोही फिर रो पड़ी। वो अपनी मां से भी आजादी से नहीं मिल सकती थी। उस रात आरोही सोते हुए बच्चों को देखकर सोचने लगी, हां, ये बच्चे तो हैं, इनके लिए मुझे जीना होगा। आरोही ने मुट्ठियां भींच लीं। भले ही पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन उसे अपने बच्चों की हिफाजत करनी थी। लेकिन किस्मत ने अभी और इम्तिहान लेने थे। एक बड़ी मुसीबत आरोही का इंतजार कर रही थी। बेटे को खोने का सदमा चेयरमैन साहब के लिए भी जानलेवा साबित हुआ। अंतिम संस्कार के बाद वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। वो ठीक से खाते नहीं थे और हर रात अपने बेटे का नाम लेकर बुरे सपनों से जाग जाते थे। रोहन, रोहन। सांस चेयरमैन साहब का हाथ पकड़कर रोती। जी, हिम्मत रखिए, अगर आप भी टूट गए तो मैं क्या करूंगी? मैंने उस बच्चे पर बहुत जुल्म किया। वो फिल्में बनाना चाहता था, मैंने उसे क्यों रोका? उसका चेहरा बार बार याद आता है। पापा, मेरा सपना फिल्म बनाना है, कहते हुए उसकी आंखें। चेयरमैन साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे के प्रति पछतावा उनके सीने पर एक बोझ बन गया था। और फिर एक दिन चेयरमैन साहब अपने स्टडी रूम में बेहोश होकर गिर पड़े। जी। सांस की चीख पूरे घर में गूंज गई। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई और चेयरमैन साहब को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर की रिपोर्ट गंभीर थी। बहुत ज्यादा तनाव की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ है। हो सकता है कुछ समय तक होश ना आए। नहीं,
सास अस्पताल के गलियारे में जमीन पर बैठकर रोने लगी। बेटे के बाद अब पति भी, जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। उस रात सास आई। SC.U के बाहर अकेली बैठी थीं। उनकी आंखों में धीरे धीरे एक ठंडक उतर रही थी। यह सब उसकी वजह से हुआ है। उस लड़की ने पहले मेरे बेटे को मारा और अब मेरे पति को। सास का गुस्सा उबल रहा था और उस गुस्से का निशाना सिर्फ एक ही इंसान था, आरोही। अगली सुबह सास ने जोर से आरोही का दरवाजा खोला। इसी वक्त निकल जा यहां से। आरोही बच्चों को खाना खिला रही थी। वो चौंक कर मुड़ी। मां जी, सुना नहीं तूने? इसी वक्त इस घर से निकल जा। मां जी, आप ये क्या कह रही हैं? तेरी वजह से मेरा बेटा मरा, तेरी वजह से मेरा पति बिस्तर पर पड़ा है और तू इस घर में बिन बैठकर खाना खा रही है, सो रही है। सांस की आवाज कांप रही थी और आंखों में खून उतरा हुआ था। मां जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। चुप! सांस चिल्लाई और उन्होंने आरोही का हाथ पकड़ लिया। मां जी, छोड़िए, निकालो इसे। सांस ने इशारा किया तो नौकर और गार्ड अंदर आ गए। उन्होंने आरोही के दोनों हाथ पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। मां जी, मां जी! आरोही छटपटाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे रोने लगे। मम्मी, मम्मी! बच्चों! आरोही ने बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी सांस ने ठंडी आवाज में कहा, बच्चों को यहीं छोड़ जा। जी, ये मेरे बेटे का खून है, तू इन्हें नहीं ले जा सकती। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। बच्चों को छोड़कर जाना, यह तो मरने के बराबर था। मां जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज। बच्चे तो चुप! तुझ जैसी औरत मेरे पोतों को क्या पालेगी? निकल यहां से। मां जी! आरोही घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने सांस के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे, अब प्लीज इन्हें ले जाने दीजिए। इन बच्चों को मां की जरूरत है। इन्होंने अपना बाप खो दिया है, अब इनकी मां को मत छीनिए। आरोही के आंसू सांस के पैरों पर गिरे। ये देखकर एक पल के लिए सांस की आंखें डगमगाईं। मम्मी, मम्मी! बच्चे रोते हुए आरोही की तरफ दौड़े। आरोही ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। सांस कुछ देर तक चुपचाप ये नजारा देखती रही। फिर उन्होंने दांत भींचकर कहा, ले जा इन्हें। मां जी, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? आरोही बच्चों का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। उसके पास कपड़ों से भरे एक बैग के सिवा कुछ नहीं था। उसके कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे और अकाउंट फ्रीज हो गए थे। ससुराल वालों ने यह सब इंतजाम कर दिया था। मम्मी, हम कहां जा रहे हैं? बड़े बेटे ने डरी हुई आंखों से पूछा। आरोही के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मायका पहले ही उजड़ चुका था। पिता जेल में थे, मां अस्पताल में। मायके के घर पर भी ताला लग गया था। उसने दोस्तों से मदद मांगने का सोचा, लेकिन एक कातिल की पत्नी और एक रिश्वतखोर की बेटी को भला कौन सहारा देता? मम्मी, ठंड लग रही है। छोटा बच्चा रोने लगा। पतझड़ की ठंडी हवा चल रही थी। आरोही ने बच्चों को कसकर गले लगा लिया और आंसू पीकर आगे बढ़ गई। किसी भी तरह मुझे जीना है, इन बच्चों के लिए। उस रात आरोही ने बच्चों के साथ एक 24 घंटे खुले रहने वाले धर्मशाला में रात बिताई। सख्त फर्श पर लेटकर वो छत को घूर रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। रोहन, मैं बहुत थक गई हूं, मैं क्या करूं? उसे अपने पति का चेहरा याद आया। मुस्कुराते हुए आई लव यू कहता हुआ उसका चेहरा। आरोही बिना आवाज किए रोती रही। बच्चे जाग न जाएं, इसलिए उसने चादर से मुंह ढक लिया और सिसकती रही। इस तरह आरोही के लिए नर्क जैसे दिनों की शुरुआत हुई। उधर चेयरमैन साहब .C.U में बेहोश पड़े थे और इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रांत वाइस चेयरमैन बन गया। पिता की आखिरी इच्छा के मुताबिक वो धीरे धीरे चेयरमैन की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ विक्रांत की योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन सच हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। 1 साल बाद किस्मत का पहिया एक बार फिर घूमने लगा था। 1 साल गुजर गया। इस बीच बहुत कुछ बदल चुका था। विक्रांत वाइस चेयरमैन बनकर ग्रुप की सारी ताकत अपने हाथ में ले चुका था। बिस्तर पर पड़े चेयरमैन साहब की जगह वही सारे फैसले लेता था। वाइस चेयरमैन सर, ये इस तिमाही की रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छा काम किया। विक्रांत अब वो शख्स बन चुका था जिससे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। पिता की इच्छा के मुताबिक वो एक एक कदम चेयरमैन की कुर्सी की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन उसकी भी रातें बेचैनी में कटती थीं। रोहन,
माफ कर देना भाई। हर सुबह उसे अपने चचेरे भाई का चेहरा याद आता। हंसते हुए भाई कहने वाली उसकी आवाज कानों में गूंजती। विक्रांत शराब का जाम उठाता। वो अपने अपराध बोध को शराब में डुबोने की कोशिश करता। और फिर एक दिन IC.U से फोन आया। चेयरमैन साहब को होश आ गया था। चेयरमैन साहब को होश आ गया है। सांस दौड़ी दौड़ी गई। वो 1 साल से इसी पल का इंतजार कर रही थीं। जी मैं हूं। चेयरमैन साहब ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी धुंधली नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। मैं कहां हूं? अस्पताल में। आप 1 साल से बेहोश थे। 1 साल? चेयरमैन साहब की आंखें फैल गईं और फिर कुछ याद आने पर उन्होंने पूछा, रोहन कहां है? सांस ने सिर झुका लिया। चेयरमैन साहब का चेहरा बिगड़ गया। रोहन, मेरा बेटा। चेयरमैन साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। 1 साल पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आ रही थीं। चेयरमैन साहब के होश में आने से 1 महीना पहले की बात है। एक दूसरे बड़े ग्रुप में ब्याही गई रोहन की बड़ी बहन अंजलि अपने भाई की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। रोहन उस सुनसान जगह पर क्यों गया? कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि अपने भाई के बहुत करीब थी। दोनों में 10 साल का फासला था, लेकिन वो हमेशा अपने भाई का ख्याल रखती थी। ऐसे भाई का अचानक चले जाना उसके लिए एक बड़ा सदमा था। अंतिम संस्कार के बाद अंजलि ने चुपचाप एक आदमी को काम पर लगाया। वो एक भरोसेमंद प्राइवेट जासूस था। मेरे भाई के एक्सीडेंट वाले दिन की पूरी जानकारी निकालो। और अंजलि ने आवाज धीमी की, आसपास के लोगों की भी, खासकर उन लोगों की जिनसे उस दिन भाई ने बात की थी। ठीक है मैडम। इस तरह एक खुफिया जांच शुरू हुई। लेकिन वादर कालेंग की कुछ महीनों बाद जासूस का फोन आया। मैडम, एक अजीब बात पता चली है। क्या? उस दिन रोहन सर हाईवे पर अपनी पत्नी की वजह से गए थे, यही सबको पता है ना? हाँ, लेकिन जब मैंने यह पता किया कि आरोही मैडम उस कैफे में कैसे पहुंची, तो जासूस पल भर के लिए रुका। उन्हें विक्रांत सर ने बुलाया था। अंजलि की आंखें हैरानी से फैल गईं। साथ ही आंखें है कोड ने पाठ की दोस्तरा के बड़े करदा है। क्या? विक्रांत ने? जी, मैंने आरोही मैडम की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की। उस सुबह विक्रांत सर ने खुद फोन करके उन्हें कैफे में बुलाया था, मीटिंग में मदद करने के बहाने। ये क्या? लेकिन उस दिन विक्रांत सर की कोई मीटिंग थी ही नहीं। उनका शेड्यूल पूरी तरह खाली था। अंजलि के हाथ कांपने लगे। विक्रांत ने आरोही को वहां बुलाया, क्यों? उसका दिमाग चकरा गया। उसे लगा कि इसके पीछे कोई भयानक सच छिपा है। अंजलि ने जासूस को और जांच करने के लिए कहा। विक्रांत की उस दिन की सारी गतिविधियों का पता लगाओ और रोहन के एक्सीडेंट से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करो। जी मैडम। कुछ दिनों बाद जासूस फिर आया। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था। मैडम, एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। क्या? एक्सीडेंट वाले दिन विक्रांत सर ने रोहन सर को फोन किया था। विक्रांत ने रोहन को? जी। लगभग 2 मिनट बात हुई और उसके ठीक बाद रोहन सर अपनी कार लेकर हाईवे की तरफ निकल गए। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब विक्रांत ने आरोही को वहां बुलाया और फिर रोहन को यह बता दिया। हालात तो यही इशारा कर रहे हैं। क्यों? विक्रांत ऐसा क्यों करेगा? जासूस ने एक और कागज निकाला और यह बोर्ड मीटिंग से जुड़ा दस्तावेज है। एक्सीडेंट वाले दिन रोहन सर को वाइस चेयरमैन बनाने के लिए मीटिंग रखी गई थी। रोहन सर के मीटिंग में न पहुंच पाने की वजह से वो चुनाव रद्द हो गया और कुछ समय बाद विक्रांत सर उस पद पर बैठ गए। अंजलि के हाथ से कागज छूट गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विक्रांत ने रोहन को जानबूझकर, वो यकीन नहीं करना चाहती थी। बचपन से साथ खेला हुआ भाई भला ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे थे। अंजलि ने मुट्ठियां भींच लीं। अभी यकीन से नहीं कह सकती, मुझे और पक्के सबूत चाहिए। इस तरह अंजलि ने जांच जारी रखी। अपने भाई की मौत का सच और बेकसूर भाभी पर लगे इल्जाम उसने ठान लिया था कि वो सच सामने लाकर रहेगी। और ठीक उसी समय चेयरमैन साहब को होश आ गया। सारी कड़ियां अब जुड़ने वाली थीं। चेयरमैन साहब के होश में आने के अगले दिन अंजलि अपने पिता के कमरे में गई। चेयरमैन साहब बिस्तर पर बैठे खिड़की के बाहर देख रहे थे। पापा। अंजलि बेटा। चेयरमैन साहब की आवाज में कमजोरी थी। 1 साल तक बिस्तर पर रहने के बाद शरीर में ताकत कहां बचती है? पापा, अब तबीयत कैसी है? रोहन की याद में नींद नहीं आती। चेयरमैन साहब की आंखें नम हो गईं। अंजलि ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया।
पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? अभी नहीं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं कुछ दिनों में जरूर बताऊंगी। चेयरमैन साहब ने हैरानी से देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं पूछा। बेटी की आंखों में कुछ अजीब सी बात थी। कमरे से बाहर निकलकर अंजलि ने फौरन जासूस को फोन किया। मुझे आखिरी चीज पता करनी है, बताइए, रोहन के एक्सीडेंट की जगह का सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है? हाईवे पर ज्यादा कैमरे नहीं हैं, लेकिन आसपास की इमारतों से कोशिश करूंगा। प्लीज, जितनी जल्दी हो सके। फोन रखकर अंजलि ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने भाई का चेहरा याद आया। रोहन, बहन सच सामने लाकर रहेगी, बस थोड़ा इंतजार कर। 2 दिन बाद जासूस का फोन आया। मैडम, सीसीटीवी वीडियो मिल गया है, लेकिन क्या? आप खुद देख लें तो बेहतर होगा। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जरूर कोई अहम सुराग मिला था। अंजलि जासूस के ऑफिस भागी। जासूस ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, यह एक्सीडेंट की जगह के पास एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी है। एक्सीडेंट से लगभग 20 मिनट पहले का वीडियो। स्क्रीन पर हाईवे दिख रहा था, एक सुनसान सड़क। कुछ देर बाद एक कार गुजरी। ये रोहन सर की कार है। अंजलि ने सिर हिलाया। वो उसके भाई की ही कार थी। लेकिन असली बात यह है, जासूस ने वीडियो पीछे किया रोहन की कार के गुजरने से लगभग 10 मिनट पहले। ये देखिए, स्क्रीन पर एक और कार दिखाई दी, एक काली लग्जरी सेडान। जब मैंने इस कार का नंबर चेक किया तो जासूस ने एक कागज आगे बढ़ाया। ये विक्रांत सर के नाम पर है। अंजलि की सांसें जैसे रुक गईं। क्या कह रहे हो? विक्रांत सर एक्सीडेंट की जगह पर पहले से ही मौजूद थे। इसका क्या मतलब है? अंजलि की आवाज कांप रही थी। जासूस ने बात जारी रखी, और ये एक्सीडेंट के ठीक बाद का वीडियो है। स्क्रीन बदल गई। रोहन की कार बैरियर तोड़कर नीचे गिर चुकी थी। दूर से एक काली सेडान दिखाई दी। वो कार थोड़ी देर रुकी और फिर यू टर्न लेकर वहां से चली गई। अंजलि का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। विक्रांत वहां था। उसने अपने भाई का एक्सीडेंट होते देखा और चला गया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। लैपटॉप पकड़े हुए उसके हाथ से जान निकल गई थी। मैडम, आप ठीक हैं? अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग अड़ सुन्न हो गया था। कहीं सच में विक्रांत ने ही। उसी पल सारी पहेली सुलझ गई। विक्रांत का आरोही को कैफे बुलाना, रोहन को फोन करके वहां भेजना और फिर एक्सीडेंट की जगह पर पहले से जाकर इंतजार करना, यह सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। अंजलि कुछ देर तक चुप रही। जासूस ने धीरे से पूछा, मैडम, अब आप क्या करेंगी? इतने सबूत पुलिस में शिकायत करने के लिए काफी हैं। नहीं, अंजलि ने सिर हिलाया। पुलिस से पहले मुझे पापा को बताना होगा। चेयरमैन साहब को? हाँ, ये परिवार का मामला है। अंजलि अपनी जगह से उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने दांत भींचकर खुद को संभाला। मुझे सारे सबूत दे दो, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी वीडियो, शेड्यूल, सब कुछ। जी। जासूस ने उसे कागजात और एक U.A.S.B दी। अंजलि ने उसे कसकर पकड़ लिया और ऑफिस से बाहर निकल गई। कार में बैठते ही उसके आंसू फूट पड़े। विक्रांत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? अंजलि स्टीयरिंग पकड़कर बहुत देर तक रोती रही। वो बचपन का साथी था। हर त्योहार पर हंसते हुए मिलता था, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता था। उसी विक्रांत ने उसके भाई को मार डाला था। आरोही पर भी झूठा इल्जाम लगाया। बेचारी बिना किसी गलती के घर से निकाल दी गई। उसे आरोही का चेहरा याद आया। अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर रोती हुई आरोही, अपनी सांस के सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाती हुई आरोही। एक बेगुनाह इंसान ने 1 साल तक नर्क की जिंदगी जी। अंजलि ने आंसू पोंछे और कार स्टार्ट की। मुझे पापा को बताना होगा, सारा सच। अस्पताल जाते हुए पूरे रास्ते अंजलि के हाथ कांपते रहे। और उस रात चेयरमैन साहब के कमरे का दरवाजा खुला। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, आओ। अंजलि के हाथ में एक मोटा लिफाफा था। फैसले की घड़ी आ गई थी। कमरे में सन्नाटा था। अंजलि अपने पिता के सामने खड़ी थी। हाथ में पकड़ा लिफाफा उसे बहुत भारी लग रहा था। पापा, आप बैठकर सुनिए। चेयरमैन साहब बिस्तर पर टिककर बैठ गए। बेटी का चेहरा बहुत गंभीर था। पापा, मैंने रोहन के एक्सीडेंट के बाद से खुद जांच करवाई है। जांच? हाँ, मुझे अजीब लग रहा था कि रोहन उस दिन उस हाईवे पर क्यों गया। चेयरमैन साहब की आंखों की चमक बदल गई। अंजलि ने लिफाफे से कागजात निकाले। कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी की तस्वीरें, शेड्यूल। पापा, ये देखिए।
चेयरमैन साहब ने कागजात हाथ में लिए। पहला पन्ना कॉल रिकॉर्ड का था। ये एक्सीडेंट वाले दिन सुबह की कॉल हिस्ट्री है। ये देखिए, विक्रांत ने आरोही को फोन किया था। विक्रांत ने आरोही को फोन करके शहर के बाहर एक कैफे में बुलाया, मीटिंग में मदद करने के बहाने। चेयरमैन साहब की भौहें तन गईं। लेकिन पापा, उस दिन विक्रांत की कोई मीटिंग नहीं थी। उसका शेड्यूल पूरी तरह खाली था। क्या? और ये विक्रांत का रोहन को किया गया फोन है। उसने रोहन से कहा कि आरोही बाहर है और कुछ अजीब लग रहा है, जाकर देख आओ। चेयरमैन साहब का चेहरा धीरे धीरे सख्त होने लगा। मतलब विक्रांत ने आरोही को वहां बुलाया और फिर रोहन को बताकर उसे वहां भिजवाया? जी पापा। अंजलि की आवाज कांप रही थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, अंजलि ने लैपटॉप निकाला और बिस्तर के पास रखी मेज पर रख दिया। पापा, ये एक्सीडेंट की जगह के पास एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी है। स्क्रीन ऑन हुई। एक सुनसान हाईवे दिखाई दिया। ये रोहन की कार है। एक्सीडेंट से लगभग 20 मिनट पहले। चेयरमैन साहब चुपचाप अपने बेटे की कार को देखते रहे। कार स्क्रीन से गुजर गई तो अंजलि ने वीडियो पीछे किया। लेकिन पापा, ये देखिए, रोहन की कार से 10 मिनट पहले स्क्रीन पर एक और कार आई, एक काली लग्जरी सेडान। मैंने इस कार का नंबर चेक करवाया। अंजलि पल भर के लिए रुकी। उसके होंठ कांप रहे थे। यह विक्रांत की कार है। क्या? चेयरमैन साहब की आंखें हैरानी से फैल गईं। विक्रांत एक्सीडेंट की जगह पर पहले से मौजूद था, रोहन से भी पहले। ये क्या? चेयरमैन साहब की आवाज फंस गई। अंजलि ने वीडियो आगे बढ़ाया और यह एक्सीडेंट के ठीक बाद का वीडियो है। स्क्रीन बदल गई। रोहन की कार बैरियर तोड़कर खाई में गिर चुकी थी। दूर से एक काली सेडान दिखाई दी। वो कार थोड़ी देर रुकी और फिर यू टर्न लेकर गायब हो गई। चेयरमैन साहब के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। ये पापा। चेयरमैन साहब का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उनके होंठ कांपने लगे और आंखें फैल गईं। हाथ से पकड़े कागजात जमीन पर गिर गए। विक्रांत, उसने रोहन का एक्सीडेंट होते देखा और चला गया। पापा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रांत ने जानबूझकर यह सब किया। आरोही को बाहर बुलाया, रोहन को वहां भेजा। क्यों? उस दिन बोर्ड मीटिंग थी, रोहन को वाइस चेयरमैन बनाने के लिए। चेयरमैन साहब की आंखें चमक उठीं। अगर रोहन मीटिंग में नहीं पहुंचता तो चुनाव टल जाता। और सच में ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद विक्रांत उस कुर्सी पर बैठ गया। तो चेयरमैन साहब की आवाज कांप रही थी। उस विक्रांत ने मेरे बेटे को जानबूझकर। वो अपनी बात पूरी नहीं कर सके। चेयरमैन साहब का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। पापा, चेयरमैन साहब के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उनके कंधे हिलने लगे। उस विक्रांत ने मेरे बेटे को। चेयरमैन साहब की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। अपनी 70 साल की जिंदगी में अंजलि ने अपने पिता को ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा था। चेयरमैन साहब की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मैंने ये क्या कर दिया? चेयरमैन साहब चादर को भींचते हुए तड़पने लगे। अंजलि ने उन्हें संभाला। पापा, शांत हो जाइए। आपकी तबीयत। आरोही का क्या? उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। एक बेकसूर लड़की को मैंने घर से निकाल दिया। अब उनके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। विक्रांत का आरोही को वहां बुलाना और फिर उसी बात का फायदा उठाकर आरोही पर झूठा इल्जाम लगाना। उसके पिता, वो वकील साहब, वो भी बेकसूर थे शायद। विक्रांत ने मुंह बंद रखने के लिए आह। चेयरमैन साहब जोर से चीख पड़े। एक ऐसा आदमी जो जिंदगी भर चट्टान की तरह मजबूत रहा, आज पूरी तरह टूट चुका था। आरोही बेटा, माफ कर देना। ये बूढ़ा पागल हो गया था। मास्टमाने का पागल में चेयरमैन साहब दोनों हाथों से चेहरा ढककर रोते रहे। मैंने कहा कि तेरी वजह से मेरा बेटा मरा। मैंने कहा, दफा हो जा, दोबारा शक्ल मत दिखाना। आंसू उनकी उंगलियों के बीच से बह रहे थे। उसे कितना दुख हुआ होगा। पति को खोया, पिता को जेल भेजा, 2 बच्चों को लेकर वो कैसे जी होगी। चेयरमैन साहब के कंधे हिल रहे थे। अंजलि ने भी रोते हुए अपने पिता को सहारा दिया। पापा, 1 साल हो गया। 1 साल तक वो न जाने कैसे जी होगी। चेयरमैन साहब ने सिर उठाया। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं। आरोही को ढूंढो, अभी ढूंढो। जी। आदमी लगाओ, कुछ भी करो, उसे ढूंढ कर निकालो। वो जहां भी हो उसे मेरे सामने लाओ।
ठीक है पापा। चेयरमैन साहब ने दांत भींच लिए। और विक्रांत, उनकी आवाज ठंडी पड़ गई। उससे मैं खुद निपटूंगा। चेयरमैन साहब की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। भतीजे से मिला धोखा और बेटे को खोने का दर्द सब मिलकर एक तूफान बन गया था। जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, इंतजार करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी पापा। उस विक्रांत को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। मैं खुद उसका हिसाब करूंगा। चेयरमैन साहब की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छिपा गुस्सा आसमान को छू रहा था। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम था। पहले आरोही को ढूंढना है। उसके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी है। चेयरमैन साहब की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। अंजलि ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकलते हुए उसने फोन मिलाया। हेलो जासूस साहब, एक और इंसान को ढूंढना है। आरोही, मेरे भाई की पत्नी। उस दिन से आरोही की तलाश शुरू हो गई, लेकिन आरोही कहीं नहीं मिली, जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। मैडम, आरोही जी का कोई सुराग नहीं मिल रहा। न कोई पता, न कोई बैंक रिकॉर्ड। ढूंढते रहो, उसे ढूंढना ही होगा। अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने पूरे देश में आदमी फैला दिए। और फिर 2 हफ्ते बाद एक फोन आया। मैडम, मिल गई। कहां? उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास एक पर्यटन स्थल पर। वहां वो एक ठेले पर खाना बेच रही हैं। अंजलि के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। ठेले पर खाना? जी, अपने दोनों बच्चों के साथ। अंजलि फौरन अपने पिता के पास भागी। पापा, आरोही मिल गई। चेयरमैन साहब बिस्तर से उठ खड़े हुए। कहां है वो? कहां? उत्तराखंड में एक पर्यटन स्थल पर ठेले पर खाना बेच रही है। चेयरमैन साहब का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। ठेले पर? मेरी बहू ठेले पर? जी। चेयरमैन साहब बिस्तर से उतरने लगे। लड़खड़ाते शरीर को अंजलि ने सहारा दिया। पापा, आपकी तबीयत अभी? जाना होगा, अभी जाना होगा। मैं अपने पैरों पर चलकर जाऊंगा और खुद घुटने टेकूंगा। चेयरमैन साहब की आंखों में एक जिद थी। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। उस दोपहर चेयरमैन साहब, उनकी पत्नी और अंजलि उत्तराखंड के लिए निकल पड़े, अपनी बहू से मिलने और माफी मांगने। उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल। वीकेंड होने की वजह से बहुत भीड़ थी। उसी भीड़ के बीच चेयरमैन साहब, उनकी पत्नी और अंजलि चल रहे थे। वहां है, उस ठेले पर। अंजलि आगे आगे चल रही थी। चेयरमैन साहब अपनी पत्नी का सहारा लेकर पीछे चल रहे थे। उनका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। जी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, चलो। चेयरमैन साहब की आवाज कांप रही थी। बहू से मिलने के ख्याल से उनका दिल फटा जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद, पापा, वो रही। अंजलि ने उंगली से इशारा किया। एक कोने में एक पुराना सा ठेला खड़ा था। ठेले पर भुट्टे और मैगी से भाप उठ रही थी और उसके सामने गाल ठंड से लाल हुए 2 बच्चे अपनी मां के पैरों से लिपटे खड़े थे। एक 6 साल का, दूसरा 3 साल का। एक प्लेट मैगी दीजिए। जी, 1 मिनट। एक पुराने एप्रन पहने एक औरत ने ग्राहक को मैगी दी। वो आरोही थी। 1 साल पहले वाली आरोही नहीं थी। उसके सुंदर हाथ अब खुरदुरे हो गए थे। चेहरा धूप से सांवला पड़ गया था। कड़ाके की ठंड में उसके गाल फटकर लाल हो गए थे। चेयरमैन साहब के कदम रुक गए। ओह! उनके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सास ने भी उसे देखा। उन्होंने मुंह पर हाथ रख लिया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आरोही, हमारी आरोही इस हाल में? 1 साल पहले उन्होंने ही अपनी बहू को घर से निकाला था। तेरी वजह से मेरा बेटा मरा कहकर धक्के दिए थे, और आज वही बहू ठेले पर खाना बेचकर अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। चेयरमैन साहब एक एक कदम आगे बढ़े। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। आरोही बेटा। चेयरमैन साहब की आवाज कांप रही थी। आरोही ने सिर उठाया और उसी पल जैसे वक्त थम गया। पिताजी। आरोही की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके हाथ से चम्मच जमीन पर गिर गया। मां जी। सास भी वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। आरोही। चेयरमैन साहब एक और कदम आगे बढ़े और आरोही के सामने रुककर वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। पिताजी, ये आप क्या? आरोही दौड़कर आई, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं उठे। सास भी उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गईं। लोगों से भरे बाजार के बीचों बीच महंगे कोट पहने एक बूढ़ा जोड़ा एक पुराने ठेले के सामने घुटने टेके हुए था। पिताजी, मां जी, उठिए।
आरोही बेटा, इस बूढ़े को माफ कर दे। चेयरमैन साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। हमसे गलती हो गई, हम पागल हो गए थे। पिताजी, हमें पता चल गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सब पता चल गया। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब विक्रांत का किया धरा था, उस लड़के ने। जी, विक्रांत ने तुम्हें उस कैफे में बुलाया, फिर रोहन को बताकर उसे वहां भेजा, और तुम्हारे पिता को भी उसने ही झूठे केस में फंसाया था। आरोही की आंखें हैरानी से फैल गईं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो वहीं जमीन पर बैठ गई। मतलब मैं सच में? हाँ बेटा, तुम सही थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सास ने आरोही का हाथ पकड़ लिया, उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बहू, माफ कर दे, इस मां ने बहुत बड़ा पाप किया है। मान जी, मैंने कहा कि तेरी वजह से मेरा बेटा मरा। मैंने कहा दफा हो जा, शक्ल मत दिखाना। सास के कंधे हिल रहे थे। एक साल तुम इस तरह जी, हमारी बहू। सास ने आरोही को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दे, माफ कर दे। आरोही की आंखों से भी आंसू बहने लगे। एक साल से दिल में दबाया हुआ सारा दर्द आज बाहर आ गया था। मां जी, दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत देर तक रोती रहीं। चेयरमैन साहब घुटनों पर बैठे सिर झुकाए हुए थे, उनके आंसू जमीन पर टपक रहे थे। मम्मी, आप क्यों रो रही हो? आपको चोट लगी है? बड़े बेटे ने डरी हुई आंखों से अपनी मां को देखा। नहीं बेटा, मम्मी को चोट नहीं लगी। आरोही ने बच्चे को गले लगा लिया। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मम्मी ठीक है, अब सब ठीक है। काफी देर रोने के बाद चेयरमैन साहब ने कांपती आवाज में कहा, आरोही बेटा, अब घर चलो। पिताजी, इस बूढ़े की जिंदगी भर की यही एक ख्वाहिश है, प्लीज वापस आ जाओ। आरोही कुछ देर तक चुप रही। उसे एक साल पहले की वो रात याद आ गई। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर घर से निकलना, धर्मशालाओं में भटकना। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने घुटनों पर बैठे रोते हुए उसके सास ससुर थे। पिताजी उठिए। आरोही ने चेयरमैन साहब का हाथ पकड़ा। जमीन ठंडी है, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आरोही उठिए प्लीज। चेयरमैन साहब लड़खड़ाते हुए उठे। सास ने भी आरोही का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। आरोही, क्या तुम सच में हमें माफ कर सकती हो? सास ने कांपती आवाज में पूछा। आरोही ने पल भर के लिए आंखें बंद कीं। पिछले एक साल का दर्द उसकी आंखों के सामने घूम गया। पति को खोने का गम, झूठे इल्जाम का दर्द, पिता के जेल जाने की बेबसी, सब कुछ उसके दिल में एक तूफान की तरह उठा। लेकिन तभी उसे अपने पति का चेहरा याद आया, मुस्कुराते हुए रोहन की आवाज, आरोही, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना, मेरे बिना वो बहुत अकेले हो जाएंगे। आरोही की आंखों से फिर आंसू बह निकले। मां जी, हाँ बेटा, वो सब बीती बातें हैं। आरोही, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी, पिताजी की भी। सास का चेहरा दर्द से भर गया। बहू, सास ने आरोही को फिर गले लगा लिया। शुक्रिया, शुक्रिया, इस बुरी सास को माफ करने के लिए शुक्रिया। मां जी, रोइए मत, अब सब ठीक है। चेयरमैन साहब ने भी दोनों को गले लगा लिया। तीनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। दादाजी, दादी जी? बड़े बेटे ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, ये तुम्हारे दादा दादी हैं। आरोही ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम सब साथ रहेंगे। चेयरमैन साहब बच्चों के सामने झुके। उन्होंने कांपते हाथों से बच्चों के गाल सहलाए। मेरे बच्चे, दादाजी को माफ कर देना, सच में माफ कर देना। दादाजी, आप क्यों रो रहे हैं? मैं बहुत खुश हूं, इसलिए। चेयरमैन साहब की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अंजलि भी ये नजारा देखकर अपने आंसू पोंछ रही थी। रोहन, देख रहे हो, तुम्हारा परिवार फिर एक हो गया। उस दिन आरोही ने अपना ठेला बंद कर दिया और एक साल बाद वो वापस अपने परिवार में लौट आई। कुछ दिनों बाद चेयरमैन साहब ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंचे। एक साल बाद उनकी वापसी हुई थी। सारे एग्जीक्यूटिव्स लाइन में खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। चेयरमैन सर, वेलकम बैक। शुक्रिया, आप सबने बहुत मेहनत की। चेयरमैन साहब शांत भाव से सबसे मिल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में पहले जैसी बात नहीं थी, एक ठंडी गहराई थी। विक्रांत आगे आया। ताऊ जी, आप ठीक होकर वापस आ गए, ये देखकर बहुत खुशी हुई। हम शुक्रिया, चेयरमैन साहब ने छोटा सा जवाब दिया। विक्रांत को देखने वाली उनकी नजरें ठंडी थीं, लेकिन विक्रांत ये भांप नहीं पाया। ताऊ जी, अगर आज शाम को आपके पास वक्त हो तो मैं आपको बिजनेस की रिपोर्ट देना चाहता हूं।
ठीक है, चेयरमैन साहब ने सिर हिलाया। शाम हुई। चेयरमैन साहब के ऑफिस में विक्रांत दाखिल हुआ, लेकिन माहौल कुछ अजीब था। चेयरमैन साहब के बगल में अंजलि खड़ी थी और मेज पर एक मोटा लिफाफा रखा था। ताऊ जी, ये सब। बैठो। चेयरमैन साहब की आवाज गहरी और ठंडी थी। विक्रांत धीरे से बैठ गया। विक्रांत, जी ताऊ जी। 1 साल पहले उस दिन तुम कहां थे? जी, आप क्या? बोर्ड मीटिंग वाले दिन, जिस दिन रोहन का एक्सीडेंट हुआ। विक्रांत का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। उस दिन तो मैं ऑफिस में था। झूठ मत बोलो। चेयरमैन साहब ने लिफाफे से एक तस्वीर निकाली। वो सीसीटीवी की तस्वीर थी। जानते हो ये क्या है? ये तुम्हारी कार है। एक्सीडेंट की जगह के पास ली गई है। विक्रांत का चेहरा सफेद पड़ गया। ताऊ जी, ये एक गलतफहमी है। मैं तो गलतफहमी। चेयरमैन साहब ने मेज पर जोर से हाथ मारा। ऑफिस में एक जोरदार आवाज गूंजी। तुमने आरोही को वहां बुलाया, फिर रोहन को बताकर उसे वहां भेजा, और रोहन का एक्सीडेंट होते हुए देखकर भी तुम वहां से चले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चेयरमैन साहब की आवाज फट पड़ी। उनकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। विक्रांत का चेहरा बिगड़ गया। वो समझ गया कि अब कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। विक्रांत ने सिर झुका लिया। ताऊ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ? इस एक शब्द से सब ठीक हो जाएगा? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस मीटिंग में आने से रोकना चाहता था, और उसकी वजह से मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। अंजलि चीख पड़ी। विक्रांत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। ताऊ जी, मैं भी हर रात बुरे सपनों से जागता हूं। रोहन का चेहरा याद आता है, सो नहीं पाता। भाई कहने वाली उसकी आवाज कानों से नहीं जाती। विक्रांत की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा की आखिरी इच्छा। मैं पागल हो गया था। जब मुझे पता चला कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तब मेरा मन बदल गया। क्या? मैंने सुना था आप रोहन से कह रहे थे कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। बाप जैसा, बेटा वैसा। चेयरमैन साहब का चेहरा सख्त हो गया। तब मुझे लगा कि पापा सही थे। मुझे भी दूसरे नंबर पर नहीं जीना चाहिए। ये वजह थी। ये माफ कर दीजिए, सच में माफ कर दीजिए। विक्रांत ने अपना सिर जमीन पर टिका दिया। उसका शरीर कांप रहा था। चेयरमैन साहब कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा के भाव थे। निकल जाओ ताऊ जी, इसी वक्त निकल जाओ, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, यह सिर्फ अपने भाई, तुम्हारे पिता की वजह से है। यही आखिरी रिश्ता है। विक्रांत लड़खड़ाते हुए उठा। दरवाजे पर रुककर वो मुड़ा। ताऊ जी, आरोही भाभी से कहना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और दरवाजा बंद हो गया। उस दिन विक्रांत ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। वो ग्रुप छोड़कर कहीं गायब हो गया। कुछ दिनों बाद एक और खुशखबरी आई। आरोही के पिता वकील साहब बेकसूर साबित होकर जेल से रिहा हो गए। विक्रांत ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया था और झूठे सबूतों का पर्दाफाश हो गया था। पापा, आरोही जेल के बाहर अपने पिता से लिपट गई। आरोही बेटा, मेरी बच्ची। पापा, अब सब ठीक हो गया है, सब खत्म हो गया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत देर तक रोते रहे। उस शाम चेयरमैन साहब ने आरोही को अपने स्टडी रूम में बुलाया। आरोही बेटा, कुछ कहना है? जी पिताजी, अब इस कंपनी को संभालने वाला तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जी? रोहन के जाने के बाद जब तक मेरे पोते बड़े होकर इस कंपनी को नहीं संभालते, किसी को तो इसकी हिफाजत करनी होगी। मैं चाहता हूं कि वो तुम हो। आरोही की आंखें हैरानी से फैल गईं। पिताजी, मैंने तो कभी बिजनेस। सीख जाओगी, मैं सब सिखाऊंगा। चेयरमैन साहब ने आरोही का हाथ कसकर पकड़ लिया। नंबर पैरी है। रोहन भी यही चाहता होगा कि उसकी पत्नी उसके बच्चों के लिए इस कंपनी की हिफाजत करे। आरोही ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उसे अपने पति का चेहरा याद आया। ठीक है पिताजी। आरोही ने सिर हिलाया। मैं मेहनत से सीखूंगी, अपने बच्चों के लिए। चेयरमैन साहब की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बहू। कुछ महीनों बाद आरोही ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। मीटिंग में घबराहट होती, कागजात देखकर सिर दुखता। लेकिन चेयरमैन साहब ने एक एक चीज सिखाई। आरोही, इसे ऐसे देखते हैं। जी पिताजी, शुक्रिया। सास अब पोतों की देखभाल करती। हर सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, शाम को अच्छा अच्छा खाना बनाना। दादी, आज क्या बनाओगी? मेरा बच्चा क्या खाएगा? पनीर टिक्का। हाँ हाँ, ठीक है, दादी बनाएगी।
1 साल पहले तक इस माहौल की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। परिवार एक बार फिर से एक हो गया था। एक शाम आरोही बच्चों को सुलाकर बालकनी में आई। आसमान में तारे चमक रहे थे। रोहन, आरोही ने धीरे से पुकारा, जैसे वो आसमान में बसे अपने पति से बात कर रही हो। मैं अब ऑफिस जाती हूं। पिताजी सिखा रहे हैं, धीरे धीरे सीख रही हूं। हवा का एक झोंका आया, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। कभी कभी मुश्किल होती है, लेकिन तुम्हें याद करती हूं तो हिम्मत आ जाती है। आरोही की आंखें नम हो गईं। हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। बड़ा बेटा अब 6 साल का है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ड्राइंग करता है। आंसू उसके गाल पर बह निकले। तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। आरोही ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। लेकिन पता है, अब मैं ठीक हूं। तुम्हारे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, बच्चे मेरे पास हैं। तारे चमक रहे थे। तुम वहां आराम से रहना, मैं यहां अच्छे से जीऊंगी। हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से पालूंगी। आरोही ने आसमान की तरफ हाथ हिलाया। आई लव यू रोहन, हमेशा। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। चेयरमैन साहब थे। आरोही बेटा। पिताजी, आप सोए नहीं? रोहन से बात कर रही थी। जी। चेयरमैन साहब आरोही के बगल में आकर खड़े हो गए। दोनों आसमान को देखने लगे। रोहन को बहुत अच्छी पत्नी मिली, यह उसकी किस्मत थी। पिताजी, शुक्रिया आरोही, इस बूढ़े को उसका परिवार लौटाने के लिए शुक्रिया। आरोही ने चेयरमैन साहब का हाथ कसकर पकड़ लिया। पिताजी, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, मुझे दोबारा परिवार में अपनाने के लिए। दोनों कुछ देर तक चुपचाप आसमान को देखते रहे। तारे आज कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे, जैसे रोहन आसमान से मुस्कुरा रहा हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, गलतफहमी और झगड़ों से परिवार बिखरने लगता है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो वो फिर से एक हो जाता है। हमें किसी को सिर्फ बाहरी रूप से देखकर नहीं आंकना चाहिए। सच एक न एक दिन सामने आता ही है और सच्चा दिल हमेशा जीतता है। और परिवार आखिरकार परिवार ही होता है। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, कितने भी जख्म मिलें, आखिर में वो एक दूसरे को अपना ही लेता है। यही परिवार है। आज भी आरोही ऑफिस जाती है, आसमान से देख रहे अपने पति के लिए और अपने प्यारे बच्चों के लिए, हिम्मत से और प्यार से। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे थे। हम प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में भी प्यार और खुशियां हमेशा बनी रहें। आज का दिन आपके और आपके प्यारे परिवार के लिए मंगलमय हो।